आप यहाँ विद्यालय में स्कूल में क्यों आते हैं? नॉलेज गेन करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, एक बेहतर जीवन के लिए, अपना फ्यूचर डिसाइड करने के लिए। मतलब हमारा फ्यूचर कैसा है, मतलब डॉक्टर बनना चाहते हैं हम। बोर्ड के एग्जाम क्यों होने वाले हैं? पढ़ाई की तैयारी चल रही है अच्छे तरीके से? ठीक है, तो हम लोग कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। देखो, ये जीवन का बहुत ही अहम पड़ाव है, क्लास 10th। यहाँ से आकर के क्या होता है कि हमारे जीवन की एक दिशा निर्धारित होती है कि हम किस ट्रैक पे जाएंगे आगे। क्या आप सहमत हैं मेरी इस बात से? वेरी गुड। तो बातों के क्रम को बढ़ाएंगे। बहुत ज्यादा आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पता नहीं क्या क्या करेंगे, कैमरे में लेके आएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही लाइट वे में हम लोग बात करेंगे, हल्के फुल्के अंदाज में। हम लोग का बेसिक जो काम है, पहले स्पीक आउट के बारे में आपको बता दूं कि दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी। तो वहां काम करते करते हम लोग के मन में ये विचार आया कि दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर पूरे देश से लोग आते हैं ना, तो वहाँ पे ये सब काम करने वाले बहुत लोग हैं। तो क्यों ना हम लोग ऐसी जगहों पर जाएं जहाँ पर इसकी वास्तविक में जरूरत है, आवश्यकता है। तो ये देखते हुए हम लोगों ने अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में जाकर के, अलग अलग छोटे शहरों में या गाँव में जाकर के स्कूलों में बच्चों से बात करना शुरू किया। तो किसी भी व्यवस्था का जो रीढ़ होता है वो क्या होती है? शिक्षा पद्धति होती है। अगर शिक्षा आज की सही हो जाए तो आने वाला जो जनरेशन हमारा है वो बेहतर हो सकता है कि नहीं? तो लेकिन जरूरत कहाँ पर है? बड़े शहरों में तो ऑलरेडी सब कुछ ठीक ठाक मान के चलते चल रहा है, बहुत सारे लोग जो काम करते हैं इस क्षेत्र में। लेकिन जो छोटे शहर हैं, है ना, तो उसके लिए हम लोगों ने पहल की। और बलिया जिले में हम लोग बहुत सारे स्कूल्स में गए हैं। बलिया शहर की बात करें तो ये आपका पहला विद्यालय है, नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर माल्यपुर में हम लोग पहली बार आए हैं। और अभी आपके प्राचार्य से हम लोगों ने बातचीत की, उनका वीडियो आप लोग देखिएगा। हम लोगों का यूट्यूब चलाने की तो मैं आपको सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, लेकिन कभी कभी पढ़ाई के पर्पज से या सीखने के पर्पज से हम लोग उपयोग कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ये टूल है, इस टूल का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तब तक तो ठीक है। लेकिन जिस दिन इस टूल ने आपको यूज करना शुरू कर दिया उस दिन क्या है? गड़बड़ है। तो ध्यान से करना है इंटरनेट का और यूट्यूब वगैरह का इस्तेमाल। तो इस वीडियो को देखने के लिए उसमें आपको और भी हमारे अन्य वीडियो मिल जाएंगे जो हम लोगों ने किए हैं अलग अलग स्टेट्स में या अलग अलग शहरों में जाकर के, अलग अलग विद्यालयों में जाकर के। आपके विद्यालय का देखने के लिए चौथे मैं लिखूं, ये याद रहेगा। यूट्यूब पे जाएंगे, SPEAKOUT SOLUTION लगाना मत भूलिएगा। जैसे ये लिखेंगे यूट्यूब के अंदर तो एक हमारा ऐसा लोगो आ जाएगा, इसके पीछे ग्लो ब्लू कलर का बना होगा, वही है। ठीक है, इसके अलावा फेसबुक पे भी हमारा पेज है। अब बात करते हैं स्पीक आउट। स्पीक आउट का मतलब क्या होता है? स्पीक आउट का मतलब बोलना। देखिए आप लोग बोल कहाँ रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, लंच हो गया ना? थक गए हो? भूख लगी है? घर जाने की जल्दी है? नहीं? तो प्लीज कोऑपरेट, प्लीज स्पीक आउट। यही हमारा उद्देश्य है कि आप लोग बोलना सीखें। ठीक है? आप लोगों क्लास में रोटेशनल सिस्टम है क्या? ये है कि नहीं है? ऐसा हम लोग बोलिए। कुछ तो बोलना नहीं है, कुछ तो बोलना है। आगे पीछे होता है ना हम लोग? हमारे टाइम में था, जब हम पढ़ते थे आप लोग तरह, तो था कि हम लोग पीछे वाले आगे। तो ऐसा ना हम सिर्फ आगे वाले बोले, पीछे वाले नहीं बोलेंगे, सब लोग बात करेंगे। एक सवाल है जिससे मैं शुरुआत करूंगा आज के सेशन की। सवाल ये है कि हम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, स्कूल क्यों आते हैं? अपना नाम बताइए सबसे पहले। आशीष सिंह। आशीष सिंह। आशीष सिंह, आप बताएं जो मैंने पूछा आपसे कि आप यहाँ विद्यालय में स्कूल में क्यों आते हैं? नॉलेज गेन करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। कुछ सीखने के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए। वेरी गुड, बैठ जाइए। एक बार जोरदार तालियां भैया आशीष सिंह के लिए। ये जोरदार तालियां हैं। सैनिक ताल बोलूं या विशेष ताल बोलूं? सैनिक ताल बाद में। अब कौन है नेक्स्ट?
आप नाम बताएं अपना। हिमांशु पटेल। हिमांशु जी बताइए कि आप विद्यालय क्यों आते हैं? एक बेहतर जीवन के लिए। बेहतर जीवन के लिए? जी। किस तरीके से? एक बढ़िया करियर हो हमारे, जैसे कि हमारा एम है IAS PCS का एग्ज़ाम निकालना और DM बनने के लिए, तो हम अचीव कर सके इसलिए स्कूल आते हैं। IAS IPS बनना चाहते हैं इसलिए स्कूल आते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात आपने कही। एक बार जोरदार नहीं कहूँगा, विशेष ताल या सैनिक ताल जो भी आप लोग करना चाहें इनके लिए बजाइए। बहुत सुंदर। और कोई? अपना नाम बताइए। तेजस्वी तिवारी। तेजस्वी, आप बताइए कि आप विद्यालय क्यों आते हैं? अपना फ्यूचर डिसाइड करने के लिए, मतलब हमारा फ्यूचर कैसा है, मतलब डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो फ्यूचर डिसाइड करना है या हो गया है? हो गया है डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगे आप? हाँ। ठीक है, वेरी गुड। एक बार इनके लिए भी तालियां बजाइए आप लोग भाई। तो सबने कहा कि कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव करने के लिए, कुछ बनने के लिए, IAS IPS बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, राइट? अच्छा, नॉलेज गेन करने का कुछ और तरीका नहीं है क्या? स्कूल आना जरूरी है उसके लिए? अभी हम लोग एक आउटकम पे आएंगे उसके बाद। और IAS IPS बनने के लिए भी स्कूल आना क्यों जरूरी है, पढ़ना यहाँ बैठ के क्यों जरूरी है, इस पर हम लोग अभी आएंगे। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, और कोई तरीका है? कई सारे बच्चे ऐसे जो स्कूल नहीं आते हैं, बस एडमिशन चल रहा है उनका, या कोई लोग ऐसे जो एडमिशन भी नहीं चल रहा है फिर भी आगे जाकर कुछ अच्छा काम करते हैं, बताइए। मेरा नाम आदित्य तिवारी है। ऐसी बहुत सी साइट्स हैं, ऐप्स है एंड बहुत सी संस्थाएं भी हैं जो फ्री में या ई-लर्निंग प्रोवाइड करती हैं। वहाँ से भी हम चाहे तो अगर पढ़ सकते हैं। ऐसे ही जैसे अगर हम चाहे तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और स्कूल आने की कोई जैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि स्कूल आना और पढ़ाई करना क्यों जरूरी है ना? बैठ जाइए। एक उद्देश्य हम सबने बनाया अपने लाइफ में कि हमको डॉक्टर बनना है, IAS बनना है, IPS बनना है। लेकिन उसके लिए IAS IPS बनने के लिए एक सर्टेन बैरियर्स पार करने पड़ते हैं हम लोगों को। पहला बैरियर पड़ा हुआ आता है हमारा क्लास 10 का। क्लास 10 का जो एग्जाम होगा, आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, उसमें जो भी हम सीखेंगे, ठीक है, उसकी जो बातें हैं, नंबर मायने रखता है, नॉलेज मायने रखता है? पहले ये बताइए। नॉलेज। कितने लोग सहमत है इस बात से कि नॉलेज मायने रखता है? और कितने लोग के लिए नंबर? तो मतलब आप लोगों को नंबर नहीं चाहिए, बस एक को चाहिए भाई। देखो वही टॉप करेंगे। आप लोग नंबर नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? तो देख लो आप क्या कह रहे हैं। हमको नंबर नहीं चाहिए, आपको बस नॉलेज चाहिए, उनको नंबर चाहिए। कौन बताएगा कि क्यों नॉलेज चाहिए और नंबर नहीं चाहिए? बताइए। मेरा नाम आशीष सिन्हा है। आशीष सिन्हा, बताइए। नॉलेज इसलिए चाहिए क्योंकि नॉलेज अगर रहेगा तो नंबर आ जाएंगे। एग्जाम में अगर नॉलेज रहेगा तो नंबर अपने आप आ जाएगा। बहुत अच्छी बात। एक बार तालियां इनके लिए भाई। इन्होंने एक ऐसी बात बताई जो सब लोग जानते हैं कि नॉलेज हो तो नंबर आ जाएंगे। एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ये एग्जाम्पल मैं जहाँ भी जाता हूँ देता हूँ, मैं इसलिए देता हूँ कि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए, ठीक है? तो आप लोगों ने गाय देखी है ना? सबके घर में किसी न किसी घर में गाय होगी। मान लो ये गाय ऐसी होती है, ठीक है? मान लो ये गाय है, ठीक है? तो गाय क्या करती है? गाय का मेन काम क्या है? हम गाय रखते हैं कि गाय की सेवा करते हैं, गाय को अच्छे से खिलाते हैं पिलाते हैं, इसलिए कि गाय हमको क्या देगी? दूध देगी, ठीक है? कई लोग क्या करते हैं कि गाय के दूध को बेचते भी हैं, सेल आउट भी करते हैं। तो मेन प्रोडक्ट हमारा क्या होता है? गाय से जो मिलता है वो है दूध। लेकिन दूध के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग को गाय देती है। मिल्क। मिल्क क्या हो गया हमारा? प्राइमरी प्रोडक्ट, जानते हैं ना? मिल्क हो गया प्राइमरी प्रोडक्ट। इसके अलावा और क्या मिलता है गाय से? गोबर इसको बोलते हैं, डंग। तो काउ डंग भी बेच करके बहुत लोग पैसे कमा ही लेते हैं।
गोबर से भी लोग बायोगैस और ऑर्गेनिक खाद पता नहीं क्या क्या चीजें बनाते हैं, लेकिन जो प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है वो मिल्क ही है ना। इसी तरीके से एजुकेशन के अंदर, पढ़ाई के अंदर जो प्राइमरी प्रोडक्ट हमारा है वो क्या है? नॉलेज। जब नॉलेज गेन करेंगे तो सेकेंडरी प्रोडक्ट यानी कि जो काउ डंग है वो यानी नंबर वो तो मिलना ही मिलना है। क्या आप सहमत है इस बात से? तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए? लर्निंग पे। तो हम बात करते हैं कि लर्निंग क्या है, कहाँ से सीख सकते हैं, क्या सिर्फ स्कूल में सीख सकते हैं, सिर्फ किताबों से सीख सकते हैं, या और भी तरीके हैं? और भी तरीके हैं। देखो हम लोग का मेन काम क्या है कि आपकी जो थिंकिंग के जो दायरे हैं ना उसको थोड़ा खोलना है। यहाँ पे पिछले 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ बलिया जिले में, हर स्कूल में हम लोग गए हैं, लेकिन मैंने देखा है कि हम लोग एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हैं, एकेडमिक समझते हैं, परसेंटेज बहुत अच्छे आते हैं, हम लोग स्कूल की किताबें अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि अधिकांश केसों में, सबकी मैं बात नहीं करूँगा, अधिकांश केसों में ये होता है कि जब बच्चे बाहर की तरफ निकलते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, तो उनको लगता है कि ये अलग ही दुनिया है ना। ऐसा होता है, मैंने पर्सनली फील किया इस बात को, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए अपने सोचने के, समझने को, सीखने के दायरे को क्या करना है? बढ़ाना है कि कहाँ से हम लोग अच्छी बातें सीख सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। राह चलते भी हम लोग सीख सकते हैं, किसी बच्चे को देख करके कुछ सीख सकते हैं, किसी जानवर को देख करके कुछ सीख सकते हैं। क्या आप लोग इस तरह का प्रयास करते हैं कि कोई जानवर है वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आकर किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है ना? या कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, उससे हम क्या सीख सकते हैं, राइट? ये पंखा है, इससे भी हम कुछ सीख सकते हैं। समझ में आ रही बात? पंखे से क्या सीख सकते हैं? नहीं, वो तो साइंस की भाषा में है। मैं बात कर रहा हूँ, लाइफ की बात कर रहा हूँ, जीवन की बात कर रहा हूँ। ऐसी बातें जो हमारे जीवन में डे टू डे लाइफ में काम आती हैं, वो क्या हो सकता है? बताइए। नॉलेज अगर पंखे से क्या सीख रहे हैं आप? पंखे में इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है तो ये घूम रहा है, वैसे अगर हमारा नॉलेज रहेगा तो हम वर्क करेंगे और फायदा हमें। और कोई पंखे से क्या सीख सकते हैं? एक बहुत ही बेहतरीन चीज जो हम लोग को बचपन से बोला जाता है कि रखो, अपने पास रखो, लेकिन हम रखते नहीं। आपके साथ स्कूल के आचार्य जी या प्रिंसिपल भी बोलते होंगे कि आप लोग रखिए, लेकिन हम नहीं रखते। हाँ बताइए। स्विच ऑन करते हैं तुरंत घूमने लगता है। हाँ। इस चीज तुरंत रिस्पॉन्स करना चाहिए। क्विक रिस्पॉन्स है ना। और क्या नाम है आपका? ब्रिजेश सिंह। और बताइए, और कौन बताएगा? जैसे पंखा सीधे चलता है उसी तरह समय का चक्र भी सीधे चलता है, वो पीछे नहीं आ सकता। ये अच्छा है, पंखा सीधे चलता रहता है और कभी उल्टा डायरेक्शन नहीं घूमता है, समय का चक्र भी सीधा चलता है। एक बात मैं जो बताना चाहूंगा, जो मैंने सीखा है, पंखे से हम लोग क्या सीख सकते हैं? देखो पंखा अभी ठंडी का मौसम है, 3-4 महीने 6 महीने आराम से लटका रहता है ना। इसे क्या सीख रहे हैं? होता है और दूसरे को आराम गर्मी धैर्य। किसने कहा? ये भाई थोड़ा पहले इनके लिए भाई एक बार विशेष था। क्या नाम है आपका? अमन गुप्ता ने कहा धैर्य यानी कि पेशेंस। कितनी बड़ी बात है, 6 महीने लगातार ऐसे ही डटे रहो, जब मौका आ गया तो हम अपना काम करेंगे। तो धैर्य का होना जीवन में बड़ी बात है। इसी तरीके से छोटी छोटी चीजों से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, अपने दोस्तों से, है ना, अपने छोटे जो हमारे सहपाठी हैं उनसे, या किसी से भी। अपने 5 जो हमारे सेंसेस हैं उनको क्या करना है? हमेशा ऑन रखना है। एंटीना अपना सिग्नल कहीं से मिले उसको रिसीव करना है। सिर्फ किताबों से सिग्नल नहीं मिलता है ना, हर एक चीज से मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैरियर ऑब्जेक्टिव। तो एक विषय हो गया कि हम लोग सब ये बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं, IAS, डॉक्टर, या और भी कोई है जो अलग कुछ बनना चाहते हैं? हाँ, इंजीनियर, आई वांट टू बिकम टीचर। टीचर, गुड गुड, बैठिए। और पॉलिटिशियन, और स्पोर्ट्स में कुछ, या कुछ बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं कोई लोग हैं? बताइए। CA, वेरी गुड, कॉमर्स से रिलेटेड। तो एक बड़ा अहम पड़ाव है ये, मैंने आपको बोला, ठीक है। अभी 1 साल 2 साल बाद हम लोग 12th में आ जाएंगे, उसके बाद एक और अहम पड़ाव है ग्रेजुएशन। लेकिन जो भी आपने बोला, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट, और जो भी आप बनना चाहते हैं,
तो क्या उसके बारे में अभी हमने नॉलेज लिया है कुछ? जो काम, ये जो काम आपने बताया है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है पढ़ाई का। इसके लिए हम लोग अपने जीवन में कितने साल लगाएंगे? लगभग 20 साल लगाते हैं ना। 2-3 साल स्टार्टिंग में, फर्स्ट से पहले LKG UKG नर्सरी चलता है, आजकल चल रहा है। उसके बाद ये 12 साल, ये 3 साल वो, फिर 1-2 साल और पढ़ेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, हो सकता है कुछ और आगे पढ़े। तो मोटा मोटी 20 साल हम लगाएंगे। 20 साल लगाने के बाद हम क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर कैरियर चूज करेंगे। कैरियर क्या होता है? रवि जब ये लोग बोलेंगे तब, हाँ, कैरियर क्या होता है? वो काम जो पूरे जीवन में हम लोग पढ़ाई खत्म करने के बाद करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बारे में बैठ करके आराम से सोचना है, विचार करना है। देखो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा पर्सनल स्टीम के साथ जुड़ने का? भाई जो काम हम जीवन में 40-50 साल तक करेंगे ना, एक बार कैरियर चूज करेंगे तो हम लोग कितने साल करेंगे? कम से कम 40 साल तो करेंगे ही करेंगे, मतलब रिटायर होने तक तो करेंगे ना। तो 40 साल इस काम को हमको करना है, उसके बारे में सोचने और समझने और विचार करने का मौका अभी है आपके पास, है ना। एक बार उस फील्ड में उतर गए तो उसको छोड़ पाना बहुत मुश्किल होगा कि नहीं? एक बार जब आपने कैरियर सेट कर लिया, एक बार IAS बन गए, एक बार डॉक्टर बन गए, कोई इंजीनियर बन गए, कहीं आपको लगे कि अरे यार ये मेरे मतलब की चीज नहीं, हो सकता है, लगता है। एग्जाम्पल बताऊं, बहुत सारे ऐसे IAS IPS आपको मिलेंगे, बहुत सारे डॉक्टर मिलेंगे जो अपने प्रोफेशन से खुश नहीं है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यहाँ पर वो खुश नहीं है, तो हमको क्या करना है? खुश क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्या IAS IPS बनना लाखों लोगों का सपना होता है भाई, डॉक्टर बनना, लोग जान लगा देते हैं उसके लिए, लेकिन जब वहां पहुंच गए तो खुशी नहीं है। रीजन बताइए। उनका वो एम होता ही है, मेन उनका जो एम है वो होता ही नहीं है। वो होता ही नहीं है, फिर क्या होता है? मतलब उनके गार्जियन चाहते हैं, उनको प्रेशर रहता है एक ऊपर से, बड़े प्रेशर होता है, इसकी वजह से वो डॉक्टर की लाइन में जाते हैं या फिर जो बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाते, अपनी जो मर्जी है वो दबा देते हैं। जी बहुत ही अच्छा पॉइंट। क्या नाम आपका? तेजस्वी तिवारी। तेजस्वी तिवारी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया बेटे कि जो हमारा असल में होता है उसको हम कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं, और जो हमारे परिवार के लोग चाहते हैं, जो हमारे रिश्तेदार चाहते हैं, हम उस चीज को पकड़ लेते हैं। अगर ऐसा है तो गड़बड़ है, अगर ऐसा नहीं है, आपके अंदर से है कि नहीं मुझे ये काम करना है, तो फिर बिल्कुल ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपके हिसाब से। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो क्या करना है? अपने इंटरेस्ट, रुचि, अपना पैशन को फाइंड आउट करना है। अब आप कहोगे सर वो कैसे करें? तो इसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया है, अभी आपके पास टाइम है, धीरे धीरे चीजों को समझोगे, मैं बताऊंगा थोड़ा सा उसके बारे में भी। लेकिन अभी बात करते हैं कि जो भी हमने बताया IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर, एक काम करो, हमारे पास टूल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, पत्रिकाएं हैं, अखबार है, ठीक है, लोग हैं, आपके पास टीचर्स हैं। अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ाओ। क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता, जिज्ञासा को बढ़ाओ। जो लाइफ में आपको काम करना है उसके बारे में A to Z पता करो। एक DM की कार्यशैली क्या होती है, कितने बजे उठता है, कितने बजे सोते हैं, क्या क्या काम करना पड़ता है, उसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है, एक पॉलिटिशियन के लिए क्या क्या करना पड़ता है। मैं ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन से मिलता हूँ तो लिटरली बता रहा हूँ आप लोगों को, परेशान है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। परेशान क्या है? अरे यार सुबह से शाम तक बस ऐसे ही खड़ा रहना पड़ता है, जो मिलता है मेरा हाथ दुख जाता है। सुबह 3 बजे से मुझे फोन आना शुरू हो जाता है, वो बोलते हैं 3 बजे से फोन आना शुरू हो जाता है और रात को 12 बजे तक फोन आता है। मैं चाह के भी अपने घर परिवार को समय नहीं दे पाता हूँ। यही सिचुएशन मोर और लेस एक IAS IPS अधिकारी के साथ भी है, एक पुलिस के साथ भी, डॉक्टर के साथ भी है। रात को 3 बज रहे हैं, घर पे आराम से सोए हैं, डॉक्टर दरवाजा खोलिए, क्या हो गया, इमरजेंसी केस है। बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, हमको ये देखना है कि क्या अपने आप में एज्यूम करना है कि जिस काम को हम करेंगे तो मेंटली अपने आप को उसके लिए तैयार करना है। उस चीज को डिटेल में स्टडी करने के बाद जो मैं काम करने जा रहा हूँ इसमें मुझे कितने क्या क्या करना पड़ेगा। एक बार ये डिसाइड हो गया, क्लास कितने बजे खत्म हो गया फाइनल?
आप लोग क्या चाहते हैं? साढ़े 3 से रुको यहाँ पर। थैंक यू। नहीं देखो ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, मैं कई जगह दे चुका हूँ, तो लोग कहेंगे कि यार ये हर बार ये बोलता है, लेकिन बताना जरूरी था समझने के लिए। एक्चुअली ये एग्जाम्पल है जो मैंने दिया है, ये पता है किसने दिया था? कोई बताएगा? जो मैं बताता हूँ आप लोगों को, किसने दिया था ये एग्जाम्पल? अगर आपके 5 सेंसेस खुले होते है ना, तो आपको पता होता ये बात किसने बताई है। हमारे देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति ने ये बात बताई है, और स्टूडेंट्स को ही बताई स्पेशली। कौन बताएगा? कौन बताएगा? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बात बताई थी एक इंटरव्यू के दौरान। यही वाला सेम एग्जाम्पल दिया था। तभी मैंने कहा कि ये छोटी छोटी बातें से आप सीख सकते हो। कब कौन सी बात आपको कहाँ सिखा जाएगी आपको नहीं पता है। खैर, मैं हम लोग बात कर रहे थे कि करियर में आने वाली ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं। तो अगर आपको पहले से पता हो कि ये सर्टेन पॉइंट ठीक है, जो भी मैं काम करने जा रहा हूँ उसका सर्टेन पॉइंट ये है, इसको और स्पष्ट शब्दों में कहें तो इसको एक लाइफ के एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लो कि भगवान न करे कभी किसी के घर में किसी की तबीयत ऑल ऑफ ए सडन खराब हो जाए, ऑल ऑफ सडन, फिर क्या होता है? सब लोग घबरा जाते हैं, है ना? दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है कि कहाँ जाए, किसको बुलाएं, कौन सा डॉक्टर बुलाएं, एम्बुलेंस का नंबर भी भूल जाते हैं हम लोग, हड़बड़ाहट में होता है ना। लेकिन अगर पहले से पता हो, डॉक्टर बोल के रखा हो कि देखो इस दिन इतने बजे इनकी तबीयत खराब हो सकती है, बी अलर्ट, तो हम क्या करेंगे? अलर्ट रहेंगे। एम्बुलेंस का नंबर तैयार होगा, डॉक्टर का नंबर तैयार होगा, किस हॉस्पिटल में जाना भी तैयार होगा, वहां पर सेटअप तैयार होगा, पैसे वैसे सब तैयार होंगे, राइट? है ना? मेंटली हम प्रिपेयर रहेंगे। तो वही काम करना है कि हमको अपने टॉप लेवल की परेशानी को जान के रखना है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या दिक्कत आने वाली है। अगर ये आपको पता है तो उससे नीचे की जो भी परेशानी आएंगी उसको हम क्या करेंगे? आराम से झेल लेंगे ना। जब पीक लेवल पता है तो नीचे की प्रॉब्लम को झेल लेंगे। बस यही करना है कि मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, पहले से सोच के समझ के रखना है कि देखो ये परेशानी आ सकती है, IAS बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए। और डीप में उसमें नहीं जाएंगे, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना या खुद को जानने का प्रयास करना। या हमारे वीडियोस को भी जाओगे तो भी आपको कुछ बातें सीखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से डॉक्टर कौन है? तिवारी। आपने बड़ा डॉक्टर बनना चाहते हैं, हाँ? और इस चीज को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। सभी लोग अपने अपने ऑब्जेक्ट के साथ इसको रिलेट करने की कोशिश करिएगा। अब आप ये बताइए कि डॉक्टर बनने के लिए अभी तक आपके पास क्या जानकारी है, क्या क्या करना पड़ता है? एक मिनट रुकिए, मैं इसमें आ जाता हूँ। लेकिन तेजस्वी आप बताइए कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर बनने के लिए क्या जानकारी है अभी आपके पास? पहली बात कि साइंस में अपनी वो मतलब कि रुचि, मतलब कि नहीं, मैं स्टेप की बात कर रहा हूँ। रुचि तो चलो मान लो डिसाइड कर लेगा, मेरा इंटरेस्ट है डॉक्टर बनना है मुझे, ये तो फाइनल होकर डिसाइड होगी, आपकी रुचि है, आपका पैशन है। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? अभी 10th में है, हाँ, तो मेरे जो नेक्स्ट लेवल सब्जेक्ट चूज करूंगा जो मुझे चाहिए, सब्जेक्ट चूज करना, हाँ। ठीक है। क्या सब्जेक्ट चूज करेंगे आप? बायोलॉजी चूज करेंगे, करेक्ट, ठीक है। फिर उसके आगे मतलब कि उसी में, हाँ, 12th का एग्जाम देंगे, हाँ, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, हाँ। और फिर क्या करेंगे? मतलब तैयारी, हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे। फिर उसके लिए कौन से एग्जाम होते हैं? नीट होता है, नीट होता है, ठीक है। और अगर आप पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है, हाँ। नीट में जो है कॉलेज है उसमें एडमिशन हो जाता है, हाँ। बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता फिर हो सकता है चांसेस तो फिर कहीं और ट्राई करेंगे उसके अलावा, उससे मतलब प्राइवेट कॉलेज, हाँ, प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। उसमें क्या आपको पता है कि क्या फीस वगैरह लगती है? उसमें फीस ज़्यादा लगती हैं उसके, मतलब कि नीट में फीस उतनी नहीं लगेगी अगर उसमें आ रहे हैं तो, और प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो फीस ज़्यादा लगेगी, ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए डॉक्टर का मतलब क्या होता है? मतलब दूसरों की सेवा करना। नहीं, एक प्रकार, नहीं, डॉक्टर किसे बोलते हैं, है ना? लिटरली डॉक्टर किसे बोलते हैं? क्या कोई जो दूसरे की सफेद कोट पहना, व्हाइट कोट पहना, उसको हम डॉक्टर बोलेंगे?
नहीं, डॉक्टर किसको बोलेंगे ये मैं जानना चाहता हूँ। जो किसी की मदद करता है, किसी की मतलब कि किसी की नहीं पर्टिकुलर डिग्री की बात करें। डॉक्टर मतलब कि कोई किसी को बैठ जाओ। मुद्दा ये है, एक बार फिर से उनके लिए तालियां बजाई भाई, इतना बताया उन्होंने। आप लोग बात को समझिएगा, डॉक्टर बनना है, एक अहम पड़ाव पे हम लोग पहुंच चुके हैं, है ना। पर 2 साल बाद या इसी साल डिसाइड हो जाएगा कि इनको बायो लेना है कि मैथ्स लेना है कि आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, होगा। एक बार बायो ले लिया यानी कि मेडिकल लाइन पे आपने कदम बढ़ा दिया, 2 साल बाद आपका टारगेट एग्जाम है नीट का। लेकिन बेसिक बातें हमको अभी से पता नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये सब चीजें पता कब से क्लास 7 से आपको सोचनी शुरू कर देनी चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से बाकी बच्चों को बताता हूँ कि बच्चों को अगर समझ नहीं है तो टीचर्स या फिर उनके पेरेंट्स क्लास 7 से उनको ये बातें सोचने पे के राह पे ले आए। ऐसा इसलिए जरूरी है कि देखो जितना ही समय होता है ज़्यादा हमारे पास उतनी बेहतर क्या होती है, तैयारी होती है ना। और जितना ही कम समय होता है उतनी तैयारी की संभावनाएं हमारी कम हो जाती है। हर एक चीज के लिए प्लानिंग, नॉलेज, इंफॉर्मेशन सब जुटा सकते हैं, राइट। सोचो एक शादी भी पड़ती है घर में तो 6 महीने पहले से तैयारी करनी शुरू कर देते हैं, है ना। कौन सा शर्ट पहनूंगा, कौन से टाई लगाऊंगा, कौन से पैंट रहेगी, किस कलर के सूट रहेंगे, होता है कि नहीं। दूल्हे की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हम लोग जाते हैं ना बारात में, हम लोग भी करते हैं कि नहीं करते हैं। लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए क्या हम लोग 3 से 4 साल ले देंगे? जो 40 साल काम करना है उसके लिए 4 साल तो दो प्रिपरेशन के लिए, तैयारी करने के लिए। रोड क्रॉस करना है तो क्या करते हैं, रुकते हैं आराम से, लेफ्ट राइट, फिर आगे पूरी तसल्ली के साथ फिर आगे बढ़ते हैं, करते हैं नहीं। तो यहाँ पे लाइफ में भी आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। रुको, सोचो, इंफॉर्मेशन लो, है ना। सोर्सेस हैं अवेलेबल आपके पास, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, आपके आसपास लोग हैं, और कुछ नहीं तो इंटरनेट है। पत्रिकाएं पढ़ने की आदत डालिए। पत्रिकाएं मतलब कि हाँ अच्छी पत्रिकाएं, क्रिकेट सम्राट बैठ वो भी अच्छी चीज है, बट ऐसी चीज जो आपके मतलब की है अभी, ठीक है, उस पर काम करिए। तो कहने का मतलब जो भी आपको लाइफ में करना है उसके बारे में जानिए सारे पॉइंट्स। एक चीज हमने बात, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे पल आएंगे कि हम लोग हमेशा हैप्पी नहीं रह पाएंगे। आपको 1000 कारण मिलेंगे दुखी होने के, लेकिन शायद 1-2 कारण भी ना मिले खुश होने के। ऐसा सहमत है आप मेरी बात से? हमने देखा है बहुत सारे लोगों को कि कई लोग कहते हैं अरे कहाँ अगर खुश होने का मौका ही नहीं मिलता है। अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ क्या है, हैप्पी होना। हम लोग IAS IPS डॉक्टर क्यों बनते हैं, उसके पीछे भी कारण है ना। खुश रहें, अपना परिवार अच्छे से चले, देश समाज की सेवा हो, सब लोग खुशहाली से रहें, मतलब खुशी, हैप्पीनेस। तो इसकी अगर हम बात करें, इसमें 2 चीजों को हम लोग रिलेट करेंगे। क्या हुआ, बोल रहे हो आप लोग? नहीं ऐसा तो नहीं है ना, बताओ। फिर डायरेक्शन चेंज करें, कहीं और जाएंगे हम लोग। अभी थोड़ी सी लाइफ और कैरियर की बात कर रहे हैं, फिर एक चीज पे और आएंगे। तो सक्सेस और हैप्पीनेस दोनों चीजों को जोड़ेंगे यहाँ पर। कितने लोग मानते हैं कि हम सक्सेसफुल हैं, सफल हैं अपने जीवन में? कितने लोग मानते हैं इस बात को, बताइए। एग्री करते हैं? एक भी व्यक्ति नहीं जो अपने आपको सफल मानता है, नहीं। अगर मैं ये साबित कर लूं, अभी मैं प्रूव कर लूं कि आप में से हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट सक्सेसफुल है, तो क्या आप मेरी बात का विश्वास करेंगे? आप बोलो सर, प्रूफ करके दिखाइए। तो देखो क्या है कि यदि आप सुबह उठते हैं, इफ यू वेक अप इन द मॉर्निंग, मैंने क्या बोला, इफ यानी यदि क्यों लगाया? क्या इस बात की गारंटी है कि हम उठेंगे? गारंटी है क्या? नहीं है ना। तो यदि पता है आपको, आज सुबह करीब 1.5 मिलियन लोग, मतलब 15 लाख लोग इस दुनिया में सोए थे लेकिन सुबह उठे नहीं थे, और 1.5 मिलियन लोग जो है वो ऊपर चले गए, ठीक है। तो क्या जब हम सुबह सो के उठते हैं तो अपने
आप को एक बड़ा स्माइल दे सकते हैं? अरे हम जिंदा हैं, अपने आप को देखो करके, अरे मैं जिंदा हूँ भाई। इस बात की गारंटी तो नहीं है ना कि हम जिंदा ही रहेंगे। ऑलवेज बी पॉजिटिव, बट ये एक ट्रुथ है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते, होता है भाई। ठीक है। दूसरा कारण कि वो जो 1.5 मिलियन लोग जो नहीं रहे, उनके जो करीबी रिश्तेदार होंगे वो हर एक लगभग 4-5 लोग होंगे, उसका मल्टीप्लाई बाई 4 या 5 कर दीजिए तो लगभग 50-60 लाख लोग भी दुखी हो गए ना। एक बार फिर से आप स्माइल करिए कि मेरे आसपास मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार मेरी वजह से खुश हैं, दुखी होने का मौका नहीं मिला। तो जीवन से बड़ी सफलता है क्या कुछ हमारे इस पूरे यूनिवर्स में? सबसे बड़ा हमारे लिए क्या है? जीवन। जब किसी की जान पे बनाते हैं ना तो क्या बोलता है कि सारा रुपया, सारा पैसा, सारे धन, सारे दौलत, सारी शिक्षा ले लो, लेकिन मेरे जीवन को छोड़ दो। सबसे बड़ी सफलता क्या है? जीवन। तो अभी आपके पास एक जीवन है, ये लाइफ है। इस लाइफ को 100% मतलब 100%, इसको थोड़ा सा बंद करूं, 100% जीना सीखिए। जब मैं कहता हूँ 100% जीना सीखिए, मतलब एक सेकंड को, है ना, एक सेकंड कि अभी मेरे पास हमारे मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, हमारे दोस्त हैं, उनसे व्यर्थ की टकराव में, व्यर्थ के गुस्से में, व्यर्थ के झगड़े में बिताने का समय नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि अगले पल कौन है कौन नहीं है। तो एक सेकंड को खूबसूरती के साथ जिए, जीना सीखिए, नेचर से सीखिए। नेचर मतलब प्रकृति से सीखिए कि बारिश हो रही है, उसकी बारिश की बूंदों को फील करिए कि किस तरीके से बारिश आपके लिए बरस रही है ना, किस तरीके से मौसम परिवर्तन हो रहा है, क्यों। चलो एक छोटे स्टोरी सुनाओ आप लोगों को, इसको सुना के समाप्त करेंगे। ठीक है। ये स्टोरी है, स्टोरी नहीं है, ये हकीकत है, बड़े ध्यान से सुनना। और अगर स्टोरी के एंड में आपको अच्छा लगे तो क्लैप करना। मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, उस व्यक्ति के लिए जिसकी ये स्टोरी है। ये स्टोरी मैंने सुनी थी अपने इंस्पिरेशन, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, मैं नाम बता दूंगा अभी आप लोगों को, उनसे मैंने सुनी थी और फिर आप लोगों को सुना रहा हूँ। स्टोरी नहीं, हकीकत है, लेकिन हम लोगों को शायद पता नहीं है। 1989 इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा था। टेस्ट मैच था, वो 5 दिनों का लास्ट डे था। मैच लगभग भारत हार चुका था। पाकिस्तान के साथ टेस्ट मैच हारना एक बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम पे। इतना बड़ा कंपटीशन था उस टाइम क्रिकेट की दुनिया में कि पाकिस्तान से हारना लगभग लड़ाई हारने के बराबर होता है। पता है ना आप लोगों को? ये था, मैच हारने की नौबत थी। अब काम ये था कि उस टेस्ट मैच को बचाना था। बचाना मतलब ड्रॉ करना था। जीत सके तो ठीक है, तो ड्रॉ, जीतने की कंडीशन में नहीं थे हम लोग, ड्रॉ करना था। सारे बड़े बड़े जो खिलाड़ी थे हमारे उस समय, मोहम्मद अजहरुद्दीन, रवि शास्त्री, श्रीकांत, ये सब लोग आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। सामने पाकिस्तान की टीम में बहुत बड़े बड़े नाम, जो उस टाइम के जो खतरनाक बाउंसर्स और खतरनाक पेसर्स थे, फास्ट बॉलर्स थे, वकार यूनुस, वसीम अकरम, ऐसे ऐसे लोग जो है कि बॉलिंग कर रहे थे। दुनिया कह रही थी, आज भी लोग बताते हैं पुराने खिलाड़ी की अपने लाइफ में हम लोगों ने उससे तेज पिच देखी नहीं थी। इतनी ग्रास थी पिच पे कि बॉल आ रही थी और कैसे निकल रही थी, ब्लैंक, पता नहीं चल रहा था। उस पिच पे हालत खराब, सब खिलाड़ी आउट। एक 16 साल का लड़का, बता रहा हूँ, 16 years old बॉय, लगभग आप लोगों की उम्र का लड़का मैदान पे आता है। सब लोग कह रहे हैं पागल हो गए क्या इंडिया वाले, एक वकार यूनुस और वसीम अकरम और इतनी फास्ट पिच पे 16 साल के लड़के को भेज दिया, क्या करेंगे ये। लड़का आता है, बैट संभालता है, बॉल आती है पहली वसीम अकरम की, और वो जो बॉल है ना वो हेलमेट के अंदर से घुस गई नाक। उसके बाद पूरा खून ही खून उसके मतलब बॉडी के अंदर, वो वहीं बैठ जाता है। बैठने के बाद क्या होता है कि उस तरफ नवजोत सिंह सिद्धू थे, वो भी आए, फिजियोथेरेपिस्ट आया, टीम का जो फिजियो होता है वो भाग के आया, पाकिस्तान के प्लेयर्स भी आए, क्या हो गया। सबको ये था कि अब ये लड़का जो है कि अब तो गया, रिटायर्ड होकर के जाएगा। सिद्धू ने बोला कि भाई रिटायर्ड हो जा इलाज करवा ले, और 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद अगर ठीक लगे तो आ जाना, नहीं तो अस्पताल में जाके इलाज करवा लो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहता। और ठीक भी था। दुनिया कहती भाई चोट लग गई कैसे खेलेगा अगला, कहती ना, दुनिया की पूरी सहानुभूति उसके साथ थी जी। वो थोड़ी देर तक पोस्टर रहा अपने उसको, फिर फिजियो ने उसको हाथ देकर उठाया,
वो खड़े हुए, सब कुछ ठीक किया, सबको लगा के ये जा रहा है, हाथ पकड़ के खींचने लगे। तो उसने ऐसे 2 वर्ड बोले, ऐसे 2 वर्ड जिसने क्रिकेट के इतिहास को पूरे की तरह पूरी बदल के रख दिया। अगर वो 2 वर्ड नहीं निकलते उनके मुंह से तो आज इंडिया का जो क्रिकेट है जिसको हम लोग देखते हैं, जिसने एक आइकॉन बनाया अपने आप को, वो शायद नहीं हो पाता। वो 2 वर्ड क्या थे? मैं खेलेगा। क्या थे? मैं खेलेगा। ये डिसीजन हो गया वहां पर। और अगली बॉल पे जैसे वो क्रीज पे आए, वसीम अकरम ने बॉल फेंकी और वसीम अकरम की उसी बॉल पे चौका। और उस पूरे मैच के दौरान किसी की हिम्मत नहीं थी कि वसीम अकरम की आंख में आंख डाल के देख सके। सचिन तेंदुलकर छोटे से बच्चे ने, 16 साल के लड़के ने उस वसीम अकरम की आंख में आंख डाल के देखा। और वो दिन था कि जिस दिन सचिन तेंदुलकर स्टार पैदा हुआ। आज नहीं, उसी दिन। अगर उस दिन सचिन तेंदुलकर ने कह दिया होता ठीक है मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए, तो क्या होता? सचिन तेंदुलकर पैदा शायद नहीं होते, नहीं मिलता दोबारा। इसी तरीके से हमारी लाइफ के अंदर भी एक नहीं 1000 मौके आएंगे जब हम गिरेंगे। गिर करके कई लोग बोलेंगे अरे यार चलो ठीक है हो गया, गिर गए। लोग भी कहेंगे कोई बात नहीं, होता है। लेकिन ये फर्क है विनर और लूजर में। लूजर क्या बोलेगा? ठीक है मैं नहीं खेलेगा। विनर क्या बोलेगा? मैं आई कांट हियर यू, मैं खेलेगा। वन मोर टाइम, आई कांट हियर यू, मैं खेलेगा। तो जीवन में जब भी गिरना है, एक बार नहीं 1000 बार गिरना है, क्या बोलना है? मैं खेलेगा। दैट्स द स्पिरिट। स्पिरिट को बनाए रखना है। तो ये एक बात है। तो अगर आपको ठीक लगी स्टोरी तो एक बार सचिन तेंदुलकर के लिए तालियां बजा दो भाई। दो तीन बातें और छोटी छोटी हैं। एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, एजुकेशन सिस्टम जो हमारा पूरा है उसमें आप क्या चेंजेस चाहते हैं? अधिकतर हम लोग को देखते हैं कि हम लोग थ्योरी पे ज़्यादा बेस्ड हैं, तो थ्योरी से अधिक हमको प्रैक्टिकल पे ज़्यादा बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल से हम लोग ज़्यादा कोरिलेट कर सकते हैं। राइट, प्रैक्टिकल से हम ज़्यादा सीख सकते हैं, है ना। लगभग कितने परसेंट, 90% 80% हम लोगों का थ्योरी पार्ट है, सिर्फ 20% प्रैक्टिकल है। तो आप क्या चाहते हैं, कितने परसेंट प्रैक्टिकल और कितने प्रतिशत? 50-50। 50-50, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और बताइए और क्या चाहते हैं परिवर्तन आप लोग? जो हमारे पढ़ाई में प्रैक्टिकल्स होते हैं उनको अगर हमारे साथ जो घटनाएं होती हैं या जो आसपास की जो चीज़ें होती हैं उनके साथ अगर रिलेट करके बताया जाए तो इससे हमें समझने में और ज़्यादा आसानी होती है। वेरी गुड। यानी कि जो लाइफ की जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जो रियल लाइफ की जो परेशानियां हैं, है ना, जो हम लोग फेस करते हैं, जो इंसिडेंट्स हैं, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, ये बातें भी हमारे एकेडमिक्स में शामिल की जाए। थैंक यू। और कोई? क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष बताइए। आशीष सिन्हा। ऐसा देखने को मिलता है कि जो भी हम पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट में उसका हम यूज़ नहीं करते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, जो भी कोई टीचर पढ़ाए या किसी भी चीज़ के, तो वो हमारे लाइफ के बारे में बताए कि ये परेशानी आएंगी, इस तरह का यूज़ किया जाता है आपके स्टडी का यूज़। बहुत ही अच्छी बात और बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि हमारे सिलेबस के अंदर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो यूजलेस हैं, जो जीवन में काम नहीं आती हैं। लगभग मैं अपने अनुभव के आधार पर कहूँ तो 50-60% ऐसी बातें हैं, 40-50% ऐसी बातें हैं जो हमारी लाइफ में शायद उपयोगी नहीं होंगी, लेकिन कई साल से जो चीज़ें मैंने 15 साल पहले पढ़ी क्लास 10th में, हमारे पापा ने उससे भी 20 साल पहले पढ़ी, वो चीज़ें आज भी आप लोग पढ़ रहे हो। समय के साथ उसमें चेंजेस नहीं हुआ है, तो आप लोगों का कहना है कि ये उसमें भी चेंजेस होना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।